तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहला, मेरा गला थोड़ा खराब है, इसीलिए वॉइस थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। और सेकंड, कुछ समय पहले हमें चैनल में मेंबरशिप ऑन करने का मौका मिला है। अब जिन्हें मेंबरशिप के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, तुम 30-40 रुपए देके चैनल की मंथली मेंबरशिप ले सकते हो। इसे लेने से तुम्हें वीडियोस पहले देखने मिलेंगी और साथ ही कुछ नई वीडियोस भी मिलेंगी। लेकिन मैं इसे चैनल में ऑन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सभी को वीडियोस मिले। और अगर तुम भी यही चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में बिंजो की लिंक दिख रही होगी, उसे डाउनलोड कर लो। अब जिन्हें नहीं पता, बिंजो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम कुछ इजी गेम खेल के रियल मनी कमा सकते हो या केवल डाउनलोड करके सपोर्ट कर सकते हो, इसलिए डाउनलोड करना मत भूलना। बाकी तुम पे निर्भर करता है। खैर, शुरू करते हैं। जिसके बाद हम दोबारा आर्ची और ड्यूड क्लास को देखते हैं। ड्यूड क्लास का बंदा कहता है, मुझे नहीं लगा तुम पहले राउंड में ना ज्यादा समय बर्बाद कर देंगे। आर्ची क्लास कहती है, चिंता मत करो, हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। तभी एक बंदा कहता है, वहाँ देखो, आखिर वो क्या चीज है। और हम देखते हैं रेड की से बड़ी तेजी से उनकी तरफ पारी होती है और उन्हें पार करके चली जाती है। रेड उनसे कहता है, आगे मिलते हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। और उन्हें देख के वो दोनों क्लास हैरान हो जाती है, तो फॉर्जरी क्लास है, आखिर वो क्या चीज है। और हम इन्हीं के बीच रीजेंट की बेटी को भी देखते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ऑडियंस भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है, आखिर वो क्या चीज है, मैंने पहले कभी इस तरह की बोट नहीं देखी। किंग भी ये देख के काफी हैरान होते हैं, इस साल की फॉर्जिंग क्लास तो काफी दिलचस्प है। सोफी सास, तुम्हारा उस रेड नाम के स्टूडेंट से क्या रिश्ता है। सोफी सास कहता है, मैं उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। किंग कहते हैं, वो तो काफी स्मार्ट क्राफ्टमैन है, वो जरूर फ्यूचर में एम्पायर के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो सुन के सोफी सास थोड़ा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम रेरेंस को देखते हैं, जो की बड़ी तेजी से लिक को पार कर रहा होता है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है। यहाँ कॉम्बैट क्लास भी लगातार उसके पीछे आ रही होती है। तभी उनका एक बंदा कहता है, एली वेलियांग गायब हो गया है। यहाँ रेरेंस भी कुछ महसूस करता है और तभी पानी के नीचे से टेंटिकल निकल के उसकी बोट को तोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने मैजिक का यूज करके पानी में चलने लगता है। यहाँ एली भी अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए पानी के अंदर आ जाता है, जिसे किसी चीज ने पकड़ा होता है। और एली जल्दी से जाके उससे अपने दोस्त को फ्री करा लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर दो चमकती हुई आंखों में जाती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपने दोस्त को बाहर ले आता है। आखिर वो क्या चीज थी। और तभी वो चीज पानी से बाहर आ जाती है, जो की एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। बोरी उसके भाई भी वहाँ पहुंच जाते हैं। बोरी कहता है, आखिरकार ये आ गया, साउंड ऑफ लेक का रक्षक, द बॉयड किंग। तभी बोनो कहता है, ब्रदर चलो उस पर ध्यान न देके यहाँ से निकलते हैं। तभी पोस्टर क्लास भी वहाँ पहुंच जाती है। पोस्टर क्लास की लड़की कहती है, सब यहाँ रुक गए हैं, चलो इसका फायदा उठा के हम पहले राउंड को पार कर लें। यहाँ मॉन्स्टर उन सभी पे अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक को दूर कर देता है और रेरेंस बैरियर बना के खुद को बचा लेता है। एली कहता है, विलियम का ख्याल रखना, मैं इसे देखता हूँ। पर तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एली के केवल एक ही पंच से उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और एली उस पर दोबारा अटैक करने लगता है। पर तभी मॉन्स्टर अपने साउंड अटैक का यूज करने लगता है, जिससे उन सभी को प्रॉब्लम होने लगती है। एली कहता है, मैं पानी में अपनी एबिलिटी को अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकता। यहाँ दूसरी तरफ मैजिक क्लास की ट्विन सिस्टर मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, जिससे मॉन्स्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन इससे कॉम्बैट क्लास के लोगों को भी करंट लगने लगता है। ऐसा लगता है इसमें हमने गलती से कुछ लोगों को चोट पहुंचा दी। तभी रेरेंस भी अपना अटैक तैयार करने लगता है, जिससे मॉन्स्टर के चारों ओर पानी उठने लगता है और मॉन्स्टर पानी के एक बड़े भंवर में फंस जाता है। रेरेंस कहता है, किंग का रास्ता मत रोको। तभी उसके इस अटैक से मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है, लेकिन कॉम्बैट क्लास को इससे प्रॉब्लम होने लगती है और पोस्टर क्लास को भी इससे थोड़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन रेरेंस उन पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। यह ऑडियंस देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसने केवल एक ही स्पेल से बॉयड किंग को हरा दिया। आखिरकार वो प्रिंस है, वो सच में काफी पावरफुल है। किंग कहते हैं, सोफी सास, क्या आपको लगता है फ्यूचर में रेरेंस रेजेंट की तरह पावरफुल हो जाएगा। सोफी सास कहता है, जैसा आपने कहा, यदि मैं ईमानदारी से कहूँ तो रेरेंस की एबिलिटी खुद में ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रीजेंट को लड़ाई का अनुभव है, बैटलफील्ड कंपटीशन ग्राउंड की तरह नहीं होती। ड्रोना कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने केवल एक ही स्पेल से उसे हरा दिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आखिर उनके साथ क्या हुआ। ड्रोना कहती है, उम्मीद करते हैं हमारे स्टूडेंट भी अच्छा करेंगे। जिसके बाद हम दोबारा रेरेंस को देखते हैं, जो की आगे बढ़ रहा होता है और ट्विन सिस्टर्स भी उसके पीछे जा रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ कॉम्बैट क्लास भी आगे बढ़ रही होती है। बेलियांग कहता है, ली, टीम को धीरा करने के लिए मुझे माफ करना। दूसरा बंदा कहता है, बेलियांग अब और आगे नहीं बढ़ सकता, वो अपनी लिमिट पे है, अब हमें क्या करना चाहिए। एली कहता है, थोड़ी और हिम्मत करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। पर तभी बाहर रेड आ जाता है और वो सभी रेड की बोट में बैठ जाते हैं। एली कहता है, रेड तुम फिर से एक नई चीज बनाने में कामयाब हो गए। रेड कहता है, इसे स्पीड बोट कहते हैं, ये बुरी नहीं है ना। पर तभी वहाँ बारिश होने लगती है। अचानक से बारिश क्यों आ गई। एली हैरान होकर कहता है, वो वापस नीचे आने वाला है और तभी मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा पानी से बाहर आ जाता है और पहले से ज्यादा गुस्सा और पावरफुल हो जाता है। ऐसा कहती है, बुरा हुआ, ये तो उसकी सेकंड फॉर्म है। कहा जाता है कि जब बॉयड किंग रेड हो जाता है तब उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ जाती है। एली कहता है, ये सब रेरेंस की गलती है, उसने इसे गुस्सा दिलाया और यहाँ से भाग गया। ऐसा कहती है, मैं इसे संभालती हूँ। तभी रेड कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो फॉर्जिंग क्लास को इशारा करता है। फॉर्जिंग क्लास, चलो शुरू करते हैं। और फॉर्जिंग क्लास उसकी बात सुन के कुछ बटन दबाती है, जिससे बोट का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और वो बंद होकर बिल्कुल एक सबमरीन की तरह बन जाती है, जिसमें एक गन भी लगी होती है, जिससे रेड बाहर देख रहा होता है। एली कहता है, आखिर बोट में ये सील्ड कहाँ से आ गई। रेड कहता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ दूसरी तरफ बॉयड किंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उन पर अटैक कर देता है। रेड कहता है, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, और गन से फायर कर देता है, जिससे मॉन्स्टर का अटैक बेकार हो जाता है और उसकी गोलियां सीधे जाके मॉन्स्टर को लगने लगती हैं। रेड के इस अटैक से उनकी बोट भी हिलने लगती है। वो क्या डरते हुए कहती है, मैं हूँ, ये बोट टूटने वाली है।
है। एली भी ये देख के काफी हैरान होता है, ये तो काफी पावरफुल है। तभी मोडो कहता है ये रेड की स्टीम से चलने वाली गन का मॉडिफाइड वर्जन है। इजाबेल सोचती है कोई शक नहीं कि वो कुछ दिनों से देर से सो रहा है, क्या वो इस तरह की चीजों में काम कर रहा था। यहाँ रेड के अटैक से मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है, रुको रुको मुझे चोट पहुंचाना बंद करो। रेड हैरान होकर कहता है ये सब क्या चल रहा है, वो चीज तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रही है। और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रोने लगा था और तभी वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेड कहता है क्या तुम कुछ समय पहले वो बेवकूफ मछली थे, कुछ हिट के बाद ही तुमने इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया। वो लड़का कहता मुझे मेरे मालिक ने यहाँ आके करने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम लोगों से पिटने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा कहती मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बैड ऑफ किंग का स्मॉल फॉर्म एक छोटा बच्चा है। रेड कहता है तुम्हारे पास एक किंगडम टोकन होना चाहिए, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँ मुझे वो दे दो। और वो लड़का टोकन उसे दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस बेवकूफ ने पहले तो मुझे पीटा और फिर मुझे ब्लैकमेल किया, मैं इसे अपने मालिक को बताऊंगा। तभी वो किसी को नोटिस करता है जो कि सेफ क्लास का 9 होता है, एक और टारगेट, और वो मॉन्स्टर बनके उसे भी रोकने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी 9 बहुत सारे किचन के आइटम्स को निकाल लेता है, ये एक बहुत बड़ी मछली है, मैं इसे हाई क्लास की सूशी बना सकता हूँ। मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है तुम्हारी आवाज बिल्कुल एक छोटी बच्चे की तरह है, जिससे 9 गुस्सा हो जाता है और हम बस एक आवाज सुनते हैं। जिसके बाद हम रेरेंस को देखते हैं जो कि सेकंड राउंड के पोर्टल के पास पहुंच गया होता है, जहाँ पर 2 किंगडम टोकन होते हैं और वो उन्हें ले लेता है और सेकंड राउंड के लिए पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ ट्विन सिस्टर भी आ जाती है और उन्हें भी एक टोकन मिल जाता है। ये तो टोकन है, मैंने ठीक तरह से देखा था, कुछ समय पहले रेरेंस को 2 टोकन मिले थे। रेरेंस यहाँ सबसे पहले पहुंचा और उसे 2 टोकन मिले, मतलब जो भी दूसरा आएगा उसे 1 टोकन मिलेगा। हमें केवल अपने दूसरे नंबर की पोजीशन बनाए रखनी है। जिसके बाद बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। रेड कहता है इस तरह हमने काफी आसानी से पहला राउंड पार कर लिया, मुझे पता था मॉन्स्टर को हराने में रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। मोडो तुम लोग टोकन ले सकते हो। मोडो कहता है हमने नहीं सोचा था कि हम कंपटीशन के सेकंड राउंड में पहुंच पाएंगे, हमारे लिए फर्स्ट राउंड को पार करना ही काफी है, हमें टोकन नहीं चाहिए। दूसरा बंदा कहता है हाँ मोडो ने सही कहा, तुम इसे अपनी बाइक को क्यों नहीं दे देते। पर रेड उसे टोकन दे देता है, इसे रखो, मेरा प्लान था कि तुम दोनों के पास एक एक टोकन हो। और वो इजाबेल को भी एक टोकन देने लगता है, ये साफ है कि तुम्हें सेकंड राउंड में जाना चाहिए। पर इजाबेल मना कर देती है, मुझे नहीं चाहिए, जो सुनकर रेड हैरान हो जाता है। चलो चलते हैं, मैं अपने टोकन खुद ही इकट्ठा कर लूंगी। रेड सोचता है भले उसने अपनी सारी पावर्स खो दी हो, लेकिन क्वीन होने के नाते उसने अपनी डिग्निटी नहीं खोई है। तभी मैजिक क्लास का बंदा कहता है अगर उसे वो नहीं चाहिए तो क्या हम ले सकते हैं। ऐसा कहती है उन्होंने पहले ही हमारी लीग पार करने में मदद की है, उनका फायदा उठाने के बारे में मत सोचो। उसकी कैट भी कहती है उसने सही कहा, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। तभी एलेक्स कहता है रेड चिंता मत करो, जल्दी हम तुम्हारे लेवल तक आ जाएंगे। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और वो सभी लोग सेकंड राउंड के लिए पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। और जैसे इजाबेल पोर्टल के बाहर आती है उसके सामने होती है जंगल में लगी एक बहुत बड़ी आग। एली कहता है ये सब क्या है, जंगल में तो आग लग गई है। जिसके बाद हम जंगल के अंदर देखते हैं जहाँ पूरी और उसके भाई जंगल में आग लगा रहे होते हैं। बोनो कहता हमें 3 और टोकन मिल गए, अब हमारे पास कुल 6 टोकन हो गए, क्या अब भी हमें उन्हें रोकने की जरूरत है। बोस कहता भाई मैंने यालू से वादा किया है कि मैं रेड को खत्म कर दूंगा, ये आग उन्हें नहीं मारेगी। मेरा आइडिया तो इस जंगल के रक्षक को बाहर निकालना है। बोरी कहता चलो आगे चलते हैं, अगर हम इस जंगल के रक्षक को बाहर निकालने में कामयाब हो गए तो वो उन सभी को यहीं खत्म कर देगा। जिसके बाद हम रेड और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी झाड़ियों से एक सांप निकल के मोडो के सामने आ जाता है, जिससे मोडो डर जाता है। कैट कहता है ये सभी जानवर भागने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन के समय जंगल में आग लगाना आखिर किसका आइडिया है। ऐसा कहते हैं नहीं, इस आग को हम में से ही किसी ने लगाया है। रेड कहता है क्या तुम्हें लगता है रेरेंस ने ऐसा किया है। ऐसा कहती है बिल्कुल भी नहीं, भले ही रेरेंस थोड़ा खड़ूस लगता है फिर भी वो ऐसा काम नहीं करेगा। तभी रेड की बाजू से एक अटैक निकलता है जिससे रेड बाल बाल बच जाता है। ऐसा कहती है तो ट्विन सिस्टर का मैजिक है। मोडो कहता है ऐसा लगता है जैसे कोई लड़ रहा है और वो लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ ट्विन सिस्टर में से एक पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। मेरी बहन को छोड़ दो। वो लोग कहते हैं तुम निर्दय इंसान हो, तुम इस जंगल के बैलेंस को बिगाड़ रहे हो। और उन्होंने ट्विन सिस्टर में से एक को पकड़ा होता है, तुम इंसान हो यहाँ से चले जाओ। और वो उस पर अटैक कर देता है। वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है पर तभी दूसरी तरफ से भी उस पर अटैक होने लगता है। लेकिन तभी कुछ आइस के टुकड़े आके उस अटैक को रोक लेते हैं, जो कि आइसा का मैजिक होता है, जिसे देख के वो लड़की खुश हो जाती है। रेड कहता है ये तो बहुत सारे ग्रूट हैं, इंसान कितने ज्यादा बुरे हैं, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता है, एली उस पर अटैक कर देता है और फिर इजाबेल भी उस पर अटैक करके उसे काट डालती है। लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा हील होने लगता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। वो तो अपने आप हील हो रहा है। ट्विन सिस्टर कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, उनके पास रीजनरेशन की पावर है, इसीलिए मैं और मेरी बहन उन्हें नहीं हरा पाए। एली कहता क्यों ना मैं उन पर अपनी फायर ऑफ फिस्ट का यूज करूं, लेकिन इजाबेल मना कर देती है, आसपास चीजें काफी सूखी हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो आग और बढ़ सकती है। तुमने सही कहा और मेरी बहन भी उनके हाथों में है। तभी रेड उन ग्रूट से कहता है हम केवल इस जंगल को पार करना चाहते हैं, हमारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। पहले तुम लोगों ने आग लगाई और अब तुम माफी मांग रहे हो। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। बातचीत से
काम नहीं बनेगा, अब लड़ने का समय है। यहाँ रेरेंस पे भी उन ग्रूट्स ने हमला कर दिया होता है, लेकिन उसने उन्हें काफी आसानी से पकड़ लिया होता है। इस जंगल में आखिर इतनी बड़ी आग क्यों लगी है? ग्रूट कहता है तुम इंसानों ने ऐसा किया है, तुमने यहाँ पे आग लगाई है। रेरेन सोचता है ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई मुझसे आगे ना हो। ये आग जरूर उन्होंने ही लगाई है जिस कारण ये लोग हमला कर रहे हैं। मैं फिलहाल अपनी किसी भी एबिलिटी का यूज नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम आग के कारण मरे हुए एक जानवर को देखते हैं जिसे कि कोई उठा लेता है, ये निर्दय इंसान। यहाँ दूसरी तरफ रेड और सभी ने बाकी मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है। एली कहता है सब कुछ सही हो गया है, इन्हें रोकना आसान नहीं था। रेड उन मॉन्स्टर से कहता है दोस्तों माफ करना, हम बस केवल यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। उन लोगों ने ट्विन सिस्टर की बहन को भी छुड़ा लिया होता है। तभी इजाबेल कहती है छिपना बंद करो और बाहर निकलो। और वो लोग बाहर निकल आते हैं जो कि पोस्टल क्लास के स्टूडेंट होते हैं। हम बस अभी अभी यहाँ पहुंचे और हमें नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या तुम लोगों ने पहले उस बर्ड को समन नहीं किया था? अब केवल तुम दोनों बस यहाँ क्यों हो? अगर वो लड़का रेरेंस नहीं होता तो हम सभी अभी ठीक होते। हमारी फाइट के बाद हमें हमारे ग्रुप का कोई भी नहीं मिला। एलेक्स हैरान होकर कहता है क्या तुम लड़के हो? क्या क्या तुमने पहले कभी कोई इतना हॉट लड़का नहीं देखा? फॉर्जिंग क्लास के लड़के हंसते हुए कहते हैं मैंने कभी इस तरह का लड़का नहीं देखा। तभी एलेक्स कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डी फोर्स हमारी ओर बढ़ रहा है। और वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन पर बहुत सारे टेंटिकल अटैक कर देते हैं, लेकिन आयशा मैजिक बैरियर बना के सभी को बचा लेती है। पर उन टेंटिकल से उसका बैरियर टूट जाता है। एली कहता है क्या तुम ठीक हो? रेड कहता है ये सब क्या चल रहा है, हम पे कौन हमला कर रहा है? आयशा कहती है काफी पावरफुल हमला था, आखिरकार अब हमें कोई हमारे लेवल का मिलने वाला है। और तभी वहाँ बहुत सारे टेंटिकल आ जाते हैं जिससे एक स्नेक जैसी मॉन्स्टर निकलती है। गंदे इंसानों, तुमने मेरी जगह को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? और ये होती है इस फॉरेस्ट की गार्डियन क्वीन ऑफ थ्रोन, जो कि एक एस लेवल की मॉन्स्टर है। इजाबेल कहती है जिसने भी आग लगाई उसने क्वीन को बाहर निकालने के लिए हमसे लड़ने के लिए ऐसा किया था। मैजिक क्लास का लड़का कहता हम केवल एक जगह से निकलने के लिए आए हैं और हमने यहाँ कोई भी परेशानी पैदा नहीं की है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दें। क्वीन कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बेकार इंसान इतनी खतरनाक बीस्ट की सवारी करेगा। वो लड़का कहता है असल में मैं तो बस नौकर जैसा ही हूँ। क्वीन कहती है चलो इसे खत्म करें और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं। पर तभी इजाबेल क्वीन पे अटैक कर देती है, पर क्वीन उसके अटैक को रोक लेती है। तभी आयशा भी अपने आइस मैजिक का यूज करके क्वीन पे अटैक कर देती है, पर क्वीन उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका फायदा उठा के मैजिक क्लास का लड़का क्वीन पे अटैक कर देता है। पर तभी एक ग्रूट उनके सामने आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। और वो ग्रूट क्वीन से कहता है क्वीन प्लीज ध्यान दीजिए। और अपने सर्वेंट को इस तरह देख के क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस बिल्ली के पैर को पकड़ लेती है। वो लड़का कहता है जनरल जनरल तुम्हारा पैर फंस गया है। तभी एली भी क्वीन पे अटैक कर देता है, पर क्वीन बिल्ली को एली को फेंक के मारती है, जिससे वो तीनों दूर चले जाते हैं। पर तभी आयशा क्वीन के ऊपर एक मैजिकल सर्कल बना देती है, जिससे बहुत सारे आइस के टुकड़े निकल के क्वीन पे अटैक करने लगते हैं। पर क्वीन मैजिकल सर्कल बना के खुद को बचा लेती है। तभी इजाबेल स्वॉर्ड में बॉन्डी फोर्स का यूज करके क्वीन की तरफ बढ़ने लगती है, पर क्वीन उसे देख लेती है और टेंटिकल से उस पर हमला कर देती है। रेड इजाबेल को उससे बचने के लिए कहता है, पर इजाबेल नहीं बच पाती, लेकिन ये बस इजाबेल का क्लोन होता है। और तभी बहुत सारी इजाबेल क्वीन पे अटैक कर देती है और इजाबेल की टेक्निक देख के आयशा हैरान हो जाती है। बिल्कुल नहीं, वो तो मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप का साथ में यूज कर रही है। यहाँ कोई इजाबेल के अटैक से खुद को बचा के एक पेड़ में आ जाती है और सही मौका देख के उस पर अटैक कर देती है। और इससे पहले वो इजाबेल पे अटैक कर पाती, कोई चीज आके उसे हिट कर जाती है, जिससे वो सभी पेड़ को तोड़ती है और बहुत दूर जाके गिरती है। इजाबेल भी ये देख के काफी हैरान होती है आखिर ये क्या चीज थी। और वो सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से अटैक आया होता है और ये सेप क्लास का 9 होता है। उसे देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये तो सेप क्लास का स्टूडेंट है। मैंने लेक से मछलियां इकट्ठी की हैं, किसे पता था कि मुझे यहाँ सांप का मीट मिल जाएगा। नहीं कहता तुम सभी लोग इतने सारे और तुम लोग अभी तक इसे नहीं हरा पाए। और वो सभी लोग उसे सुन के हंसने लगते हैं, इसकी आवाज तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। तभी रेड कहता है इसके लिए माफ करना, मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी आवाज ने इतने खतरनाक माहौल को हल्का कर दिया। इजाबेल कहती है वो अटैक काफी पावरफुल था, लेकिन वो भला पेड़ से कैसे निकल आई? आयशा कहती है जंगल की गार्डियन सांप और इंसान का हाइब्रिड है, लेकिन असल में वो एक ट्री स्प्रेड है। वो जिंदा रहने के लिए आसपास के पेड़ों की एनर्जी पर निर्भर रहती है। उसकी पूंछ मिट्टी पर धसी हुई है, जो कि आसपास के पेड़ों से जुड़ी हुई है, जिनसे वो एनर्जी लेती है। यही रीजन है कि वो आसानी से किसी भी जगह जा सकती है। तभी क्वीन गुस्से से कहती है जगह तुम सभी के दफन होने की जगह है। यहाँ 9 भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता और एक पेन निकाल लेता है। रेड कहता तो कुछ समय पहले जो चीज उसे लगी वो एक पेन था, जिसके बाद सभी लोग क्वीन पर अटैक कर देते हैं। रेड पोस्टल क्लास से कहता है तुम लोग फाइट क्यों नहीं कर रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है यदि हम लड़े या फिर नहीं? रेड कहता है क्योंकि तुम लोग पोस्टल क्लास से हो तो तुम्हें कम से कम हीलिंग स्पेल तो आते ही होंगे, प्लीज जब वो घायल हो जाए तब उन्हें हील करना, मैं बाद में तुम्हें इसका रिवॉर्ड दूंगा। जो सुन के वो लोग थोड़ा शौक हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, तुम लोग बस कीड़ों का एक झुंड हो, ये जगह तुम सभी की कब्र होगी। और वो भी उन पर अटैक कर देती है। तभी एली कुछ नोटिस करता है और तभी जमीन से बहुत सारे टेंटिकल निकल के उन सभी को पकड़ लेते हैं, जिनमें कांटे भी लगे होते हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी और भी टेंटिकल उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर इजाबेल उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इजाबेल पे भी टेंटिकल अटैक कर देते हैं, पर इजाबेल उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर चारों तरफ से टेंटिकल आके उन पर अटैक करने लगते हैं। वो सभी उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, पर लास्ट में वो सभी पकड़े जाते हैं। तुम शुरू से ही मेरा सामना करने के लायक नहीं थे। पर तभी उस पर अटैक
होने लगता है, जो कि फॉर्जिंग क्लास होती है। वो लोग गन से उस पर अटैक कर रहे होते हैं। मोडो कहता है सीधे टारगेट की तरफ हमला करो, और उनके अटैक से कोई परेशान होने लग गया। आखिर किस तरह का हमला है? पोस्टल क्लास का लड़का कहता है आखिर किस तरह के हथियार हैं, ये तो काफी पावरफुल हैं। उसकी बहन कहती है ऐसा लगता है जैसे ड्रॉप टाइप द्वारा बनाए गए हथियार हैं। तभी वो कुछ नोटिस करता है अब आखिर ये क्या चीज है, और हम देखते हैं रेड ने एक अजीब सी चीज बना ली होती है और उसे कंट्रोल कर रहा होता है। रेड कहता मोडो अब तुम रुक सकते हो, और मोडो सभी को रोक देता है। सभी लोग फायर करना बंद कर दो। यहाँ उनके अटैक से क्वीन की हालत काफी खराब हो गई होती है। रेड कहता है क्वीन ऑफ थ्रोन्स, भले ही हम इस जंगल में आए हों लेकिन इस जंगल में आग लगाने वाले हम नहीं हैं। क्या हम शांति से इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सकते? क्वीन कहती है मुझे बकवास करना पसंद नहीं है, और वो वहाँ से गायब होने लगती है। साथ ही सभी लोग भी फ्री होने लगते हैं, जिसके बाद क्वीन रेड के पीछे एक पेड़ में आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन रेड उसे सही समय पर देख लेता है और उसके अटैक से बच के उस पर फायर कर देता है, और फॉर्जिंग क्लास के स्टूडेंट भी उस पर फायर करने लगते हैं। तभी इजाबेल आके उन्हें रोक देती है, गोली चलाना बंद करो। रेड कहता है यो भाई तुम क्या कर रही हो, ये खतरनाक है। पर इजाबेल क्वीन के पास चली जाती है। मुझे आखिरकार याद आ गया, और तभी वो अपना बॉन्डी फोर्स रिलीज करने लगती है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये क्या है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डी फोर्स। रेड सोचता है इजाबेल का बॉन्डी फोर्स तो रेड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसा कॉमेट क्लास के स्टूडेंट भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इजाबेल कहती है क्या अब तुम्हें पता चला क्वीन कौन है? क्वीन भी देख के हैरान हो जाती है बॉन्डी फोर्स ये और जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं जब क्वीन छोटी होती है और इजाबेल उसके साथ खेल रही होती है, और एक दिन उसकी हालत खराब हो जाती है, जो देख के इजाबेल परेशान हो जाती है और वो उसे ह्यूमंस की टेरिटरी एक रेगिस्तान में छोड़ आती है। इजाबेल कहती है जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम यहाँ अच्छे से रहोगी, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगी और इस जगह को रहने लायक बना दूंगी, और फिर मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगी। जो याद करके क्वीन रोने लगती है तुम तो, पर इजाबेल उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है, बात मत करो, मेरी आइडेंटिटी को सबके सामने मत लेके आओ। जनरल कहता है उस बॉन्डी फोर्स का तो ईविल ऑरा था, वो तो डीमन ट्राइब का डार्क बॉन्डी फोर्स है। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं डीमन ट्राइब। ऐसा कहती है बॉन्डी फोर्स से इस तरह का ईविल ऑरा आना, ये तो डीमन ट्राइब के लक्षण है। जो सुन के रेड परेशान हो जाता है, क्या हमारी आइडेंटिटी बाहर आने वाली है? ऐसा रेड से कहती है रेड ये सब क्या चल रहा है, जिससे रेड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी मोडो कहता है शायद मैं इस बारे में जानता हूँ, रेड और यूबई जब छोटे थे तब से वो डीमन ट्राइब के स्लेव थे, इसीलिए जरूर ऐसा होगा, इसे एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होगा। रेड भी नाटक कहते हुए कहता है प्लीज इस बारे में बात मत करो, यूबई ने एक बार डीमन ट्राइब के साथ मैजिक सीखा था, शायद ये इसी कारण है। और वो सोचने लगता है मोडो तुम्हारा धन्यवाद, तुम तो जीनियस हो। तभी इजाबेल उनके पास आके कहती है मैंने उससे बात कर ली है, उसने कहा जंगल के बाहर कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं लगता ये रेरेंस है, ये जरूर कोई ऐसा है जो उससे एक कदम आगे है। ऐसा कहती है यदि चीजें सही हो गई हो तो क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? इजाबेल कहती है हाँ हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर तभी रेड कहता है भले ये आग हमारी गलती से ना लगी हो लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मोडो कहता है क्या इस आग को बुझाने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? रेड कहता है चलो सोचते हैं। तभी ट्विन सिस्टर कहती है इसे हम पे छोड़ दो, हमारी मेन पावर इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन हम पानी को भी बुला सकते हैं। ऐसा कहती है क्या तुम लोग स्काई मैजिक यूज करना चाहती हो? जिस पर वो लोग हाँ कहती है। कैट में बैठा बंदा कहता है स्काई मैजिक के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है, यदि तुम लोग इसका यूज करती हो तो फिर तुम लोग कॉम्पिटिशन कैसे खेलोगी? वो लोग कहती है तुम सब यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग इस राउंड में नहीं बच पाते, इसीलिए ये सब हम पे छोड़ दो। और वो लोग अपना मैजिक करने लगती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और फिर बहुत सारे बादल आ जाते हैं जिनसे पानी गिरने लगता है। रेड कहता है बहुत बढ़िया, इससे आग बुझ जाएगी। तभी क्वीन वहां आके कहती है मुझे जंगल पे आग लगाने का दोष सभी पे नहीं डालना चाहिए था, मैं इसके लिए आप सभी से माफी चाहती हूँ। रेड कहता हम थे जो इस जंगल में आए थे, इसकी भरपाई के लिए हम आग लगाने वालों को ढूंढ निकालेंगे, आपको आपका न्याय जरूर मिलेगा। और तभी क्वीन जंगल में फैली सभी टोकन्स को ले आती है, जिन्हें की वो इजाबेल को दे देती है। ऐसा कहती तो मैं इकट्ठे 5 टोकन मिल गए। क्वीन कहती है हमारे बीच गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तभी इजाबेल 2 टोकन ट्विन सिस्टर को दे देती है, तुम लोगों के कारण यहाँ की आग बुझी है। ट्विन सिस्टर कहती है इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद लेकिन हम इसे नहीं ले सकते। इजाबेल कहती है क्या तुम लोग हार मानने वाली हो? जिस पर वो लोग हाँ कहती है हमारा बॉन्डी फोर्स लगभग खत्म हो गया है, ये आग ह्यूमंस द्वारा लगाई गई थी, हमने ट्राइब्स के बीच गलतफहमी को दूर करने के लिए इसे बुझाया है। तभी पोस्टल क्लास के स्टूडेंट कहते हैं यदि वो उन्हें नहीं चाहिए तो क्या हम ले सकते हैं, और इजाबेल उन्हें टोकन दे देती है और वो दोनों से आपस में एक एक बांट लेते हैं। रेड कहता है इस बंदे को बहुत सीरियस सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। तभी ट्विन सिस्टर्स कहती है हमारे पास भी एक टोकन है, इसे तुम ले सकते हो, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी कॉम्बैट क्लास कहती है तो फिर चलो अगले राउंड की तरफ चलते हैं, और वो लोग जाने लगते हैं। तभी क्वीन कहती है मास्टर क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? पर इजाबेल मना कर देती है अभी नहीं, मैं अभी भी ह्यूमन से बचने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें लेने आऊंगी, जिससे क्वीन खुश हो जाती है। जिसके बाद हम अगले राउंड के पोर्टल को देखते हैं। कैट वाला बंदा कहता है लगता है वहाँ पे एक टोकन है, हम बहुत सारे हैं, वो टोकन किसे मिलना चाहिए? रेड कहता है तो फिर क्यों ना हम रॉक पेपर सीजर से फैसला करें, और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता रॉक पेपर आखिर ये क्या है? रेड कहता है क्या तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते? तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बताता
हूँ। जिसके बाद हम कुछ समय बाद देखते हैं रेड उन सभी को समझा देता है और वो सभी लोग खेलने लगते हैं, जिसमें कि एली जीत जाता है और वो टोकन लेने लगता है। ऐसा लगता है ये मेरा है, लेकिन तभी कोई चीज आकर उस टोकन को ले लेती है जो कि रीजेंट की बेटी होती है। ये तो आर्चरी और ड्यूड क्लास है। रेड कहता है वो एली का टोकन था, तुम इसे ऐसे ही नहीं चुरा सकते, उसे वापस करो। आर्चरी क्लास की लड़की कहती है चोरी, हम कोई घर घर नहीं खेल रहे। तभी रेड उन पर गन तान देता है, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से नहीं खेलना तो फिर हमें भी नियम मानने की जरूरत नहीं है। आर्चरी क्लास की लड़की कहती है क्या तुम क्लास के बीच की पावर देखना चाहते हो, और वो लोग भी उन पर अपने हथियार तान देते हैं। रेड कहता है यदि तुम लोग तीर का सामना गन से करने का सोच रहे हो तो फिर तुम लोग मरने वाले हो। पर तभी एली रेड को रोक देता है, चलो इसे जाने दें, मैं शुरू से ही टोकन नहीं चाहता था तो क्यों ना हम ये उन्हें ही दे दें। रेड कहता है लेकिन वो हमारा टोकन है। एली कहता है हमारी कॉम्बैट क्लास अपनी खुद की पावर से टोकन हासिल करेगी। आर्ची क्लास की लड़की कहती है सही है, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मोडो कहता है वो क्लास बहुत ज्यादा बुरी है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो लोग बिंडी वैली में आ जाते हैं। बोरी और उसके भाई भी वहाँ पहुंच गए होते हैं, जो कि गोलम जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। बोरी कहता हमें इस हालात में इस मॉन्स्टर से लड़ना होगा, मैं तो अपना बैलेंस भी नहीं बना पा रहा। उनके साथियों की हालत भी काफी खराब होती है। उनमें से एक कहता है सर हम इस तरह और नहीं चल सकते। बुश कहता है भाई चलो हम इन्हें हराने के लिए अपने दूसरे प्लान का यूज करें। बोनो कहता है यदि हम अभी अपनी सारी बॉडी फोर्स का यूज कर लेंगे तो आगे चल के हम हार सकते हैं, आगे चल के हमें और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना करना पड़ सकता है। तभी वो गोलम उन पर अटैक कर देता है, लेकिन कोई चीज उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देख के टूल्स ब्रदर हैरान हो जाते हैं। और ये काम किया होता है रेरेंस ने, जो कि वहाँ आ गया होता है, जो देख के टूल्स ब्रदर हैरान हो जाते हैं। रॉयल अंकल आप यहाँ। रेरेंस कहता है तो तुम ही वो कूड़े थे जो कि आगे चल रहे थे। बोनो कहता है रॉयल अंकल वो हमने बस एक शॉर्ट कर लिया था, इसका मतलब जंगल की आग तुम्हारी ही करतूत थी, जिससे वो तीनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। लेकिन तभी वो टूटे हुए गोलम्स दोबारा खड़े हो जाते हैं और रेरेंस पे अटैक कर देते हैं। और रेरेंस भी अपनी बेंड एबिलिटी का यूज करके उन पर अटैक कर देता है, और उसके केवल एक ही अटैक से वो सारे गोलम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनसे रेरेंस को 3 टोकन और मिल जाते हैं। रेरेंस कहते हैं तुमने दोबारा इस तरह की हरकत की तो मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, जिससे वो तीनों डर जाते हैं और रेरेंस वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम रेड और उसके ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें की हवाओं के कारण चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। साथ ही आर्ची और ड्यूड क्लास भी उनके आगे ही होती है। रेड कहता है इस हवा का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक और चल पाऊंगा। ऐसा कहती है पहाड़ों के स्ट्रक्चर के कारण साल के समय यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तभी एलेक्स किसी ट्रैप पे पैर रख देता है, अब आखिर ये क्या है। ऐसा कहती है बहुत बुरा हुआ तुमने किसी ट्रैप को चालू कर दिया है, जिससे एली हैरान हो जाता है ट्रैप। तभी उन पर बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिनमें से कुछ को आर्ची क्लास डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा और कॉमेट क्लास मिलकर भी उनमें से कुछ पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी एली पे भी एक पत्थर गिरने लगता है, पर एली उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर तभी वो सारे पत्थर आपस में जुड़ने लगते हैं और बहुत सारे बहुत बड़े गोलम में बदल जाते हैं। रेड कहता है क्या हमें इस तरह की जगह में भी फाइट करनी होगी। तभी एली उसके कंधे में हाथ रख के कहता है तुमने मेरी लेक ऑफ साउंड में मदद की थी, अब यहाँ पे इसे मुझे संभालने दो। और वो फायर ऑफ फेस्ट का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। साथ ही वो गोलम भी उस पर अटैक कर देते हैं और उनके पंच आपस में टकरा जाते हैं, जिससे जमीन पर भी गड्ढा हो जाता है। तभी एली अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रेड कहता है एली तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कहते उसने अकेले 2 गोलम को पीछे पेल दिया। नहीं भी ये देख के हैरान हो जाता है, वो तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लगता है। यहाँ एली अपनी पावर्स को और भी बढ़ा के उन दोनों गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उन पत्थरों में फिर से हलचल होने लगती है और एक बहुत बड़ा गोलम बन जाता है। वो सभी तो एक हो गए। तभी गोलम एली पे अटैक कर देता है, उसके साथी उसे बचने के लिए कहते हैं, लेकिन गोलम का पंच उसे लग जाता है। एली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसके पंच के नीचे दब जाता है। उसके साथी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी आर्ची क्लास की लड़की उस गोलम पे अटैक करने लगती है, लेकिन रेड उसे रोक लेता है। वो लड़की कहती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। रेड कहता है दखल मत दो, ये एली की लड़ाई है। और वो याद करने लगता है एली ने कहा था वो अपनी दम पर टोकन हासिल करेगा। ऐसे समय में भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ ऐसे समय में उसकी एबिलिटी कैसे काम करती है। रेड कहता है तुम्हें अगले राउंड में भी आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत को बचा कर रखना चाहिए। वो लड़की सोचती है मुझे नहीं पता ये बेवकूफ क्या कह रहा है, लेकिन अभी भी 2 राउंड बचे हैं। और तभी वो सभी कुछ महसूस करके हैरान हो जाते हैं। ऐसा कहते इस बॉडी फोर्स का ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये बॉडी फोर्स एली का होता है, जो कि अपनी बॉडी फोर्स को बढ़ा के गोलम को पुश करने लगता है। तभी वो गोलम के पंच को पूरी तरह पुश कर देता है और जंप करके उस पर अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि गोलम भी इसे नहीं झेल पाता और एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है। और सभी लोग खुद को बचाने के लिए शील्ड बनाने लगते हैं, पर रेड के पास कुछ भी नहीं होता। तभी ब्लास्ट हो जाता है, जिसे कि रेड से महसूस करता है, जो कि अगले राउंड में जाने के लिए पोर्टल के पास पहुंच गया होता है। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी फोर्स है। यह एली के उस अटैक से वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया होता है। ऑडियंस भी ये देख के काफी हैरान हो जाती है। कॉम्बैट क्लास का वो लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्यूड क्लास का टीचर कहता है यासो ऐसा लगता है आपने काफी अच्छा काम किया है, इस लड़के में बहुत कुछ करने की हिम्मत है।
टीचर यासो कहता है एली में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आगे चल के वो मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद हम दोबारा उन्हें देखते हैं जहाँ रेड को बचाने के लिए इजाबेल सामने आ गई होती है। इजाबेल कहती है मेरे पीछे खड़े रहो, और इजाबेल को इस तरह से देख के अपना रेड पूरी तरह पिघल जाता है। तभी एली भी अपना काम करके वापस आ जाता है। रेड कहता है एली क्या तुमने स्टोन गोलम को हरा दिया? एली कहता अब सब कुछ ठीक है। तभी रेड उसके हाथ को देख के हैरान हो जाता है, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? एली कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो बस फायर पेस्ट का ज्यादा देर यूज करने के कारण हुआ है, मुझे भी उसे हराने से कुछ टोकन मिल गए हैं। ऐसा कहते एली को सर पहले जो बॉन्डी फोर्स का विस्फोट हुआ क्या वो तुम थे? एली कहता हाँ वो मेरा ही बॉन्डी फोर्स था। कैट वाला बंदा कहता उस अटैक ने तो मेरी सांसें ही रोक दी। ऐसा कहती यदि अगले राउंड में मेरा तुमसे सामना हुआ तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मोडो कहता तुमने तो सच में कमाल कर दिया। आर्चर और ड्यूट क्लास के स्टूडेंट भी ये देख के बहुत हैरान होते हैं, वो लड़का तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेड कहता क्या तुमने देखा जिसने कहा था रेरन सबसे स्ट्रॉन्ग है? मुझे लगता है एली उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी एली कहता तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं, पर हवा के कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। तभी मोडो गिर जाता और कॉम्बैट क्लास का बेलियांग कहता मैं और नहीं चल सकता। रेड कहता क्या तुम पिछली फाइट में घायल हो गए थे? एली कहता बस थोड़ी देर और, हम लगभग पहुंचने वाले हैं। तभी नाइनी अपनी पावर का यूज करके एक कढ़ाई बना लेता है और उसे बड़ा कर लेता है, जिसे कि वो सभी के सामने लगा देता है, जिससे हवा ब्लॉक हो जाती है। मेरी कढ़ाई के पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। रेड कहता है नहीं तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। नहीं कहता क्या ऐसी बात है? जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आर्चर और ड्यूट क्लास के स्टूडेंट ये देख के हैरान हो जाते हैं अचानक से उनकी स्पीड बढ़ कैसे गई। जिसके बाद वो लोग पोर्टल के पास आ जाते हैं। एली कहता हम आखिरकार यहाँ आ ही गए, लेकिन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एली कहता है क्या तुम लोग अब और आगे नहीं बढ़ सकते? मुझे लगता है कि अब हम अपनी लिमिट्स पे हैं, माफ करना अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब सब कुछ तुम पे निर्भर करता है। एली जमीन पर पंच मारते हुए कहता है ठीक है, कॉम्बैट क्लास कभी हार नहीं मानते और उसके क्लासमेट भी ऐसा ही करते हैं, कॉम्बैट क्लास कभी हार नहीं मानते। रेड कहता है एली तुम्हारे हाथ में बहुत बुरी तरह चोट लगी है, क्या तुम सच में अगले राउंड को संभाल पाओगे? एली कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा, पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी पोस्टल क्लास की लड़की कहती है ना स्ट्रॉन्ग बनना बंद करो, अगर तुमने इसे अभी ठीक नहीं किया तो ये चोट निशान छोड़ सकती है, और वो उसके हाथों को पकड़ लेती है। एली कहता है ये सब क्या है, तुम क्या कर रही हो? तभी वो एली के हाथ अपनी चेस्ट की तरफ ले जाने लगती है, जिससे वो हील होने लगते हैं, जो देख के एली पूरी तरह लालम लाल हो जाता है। रेड कहता है एली तुम्हारा चेहरा तुम्हारे हाथों से भी ज्यादा लाल है। नहीं ये देख के अपने मुंह को ढांक लेता है। बाकी सभी लड़के भी इसे ध्यान से देख रहे होते हैं। कैट वाला लड़का कहता है यदि मुझे इस बारे में पता होता तो मैं भी लड़ाई में शामिल हो जाता। पोस्टर क्लास का लड़का कहता है तुम इसे देख के न हैरान क्यों हो रहे हो, जब तुम लोग इसे देख सकते हो, और वो अपनी शर्ट खोल देता है, जो देख के उन सभी की चीखें निकल जाती हैं। जिसके बाद हम रेरिंस को देखते हैं, जो कि तपते रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा होता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए बॉडी पोज का यूज करने के बाद भी अभी भी काफी गर्मी है। यहाँ दूसरी तरफ बोरी और उसके भाई भी आगे बढ़ रहे होते हैं। बोरी कहता है बोस अगर तुम हमारी यहाँ मदद कर सकते हो तो जल्दी करो। बोस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा स्लाइम गर्मी से डरता है। तभी बूनो कुछ नोटिस करता है ये क्या चीज है, आखिर ये अजीब जानवर क्या है, और हम देखते हैं वहाँ से दो ट्रक आ रहे होते हैं। ये चीज काफी हद तक उस चीज की तरह दिख रही है जिसे वो रेड नाम का लड़का बनाता है। तभी वो उनमें बैठे लोगों को देखते हैं, ये तो फॉर्जिंग क्लास है, और हम देखते हैं ट्रक में सभी लोग बड़ी ही आराम से बैठ के जा रहे होते हैं। रेड कहता है ऐसा कि मैजिक क्रिस्टल के कारण ये जगह बिल्कुल एक कूलिंग बॉक्स की तरह बन गई है। तभी वो टोस ब्रदर्स को देखते हैं, क्या वो प्रिंस नहीं है? बोरी कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, हमें भी आखिरी लोकेशन तक लेके चलो। रेड उसे बुली करते हुए कहता है क्या क्या अभी उस टमाटर ने बात की? कैट वाला बंदा हंसते हुए कहता है कंपटीशन के समय प्रिंस इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? बोरी कहता तुमने अभी क्या कहा? यहाँ ऑडियंस भी उस पर हंस रही होती है। ड्रोना कहते उस बेवकूफ को अपनी पोजीशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तभी एक बंदा कहता है फॉर्जिंग क्लास एक के बाद एक इन्वेंशन का यूज कर रही है, क्या वो रूल्स को नहीं तोड़ रही? एक बंदा कहता हाँ उसने सही कहा। तभी उसके साइड वाला बंदा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? रिफाइनरी क्लास के पास स्लाइम है, स्वॉर्डमैनशिप क्लास के पास स्वॉर्ड है, तो क्या वो इस तरह से नियमों को नहीं तोड़ रहे? जिसके बाद हम दोबारा उन्हें देखते हैं। रेड कहता है तो फिर हम आगे जा रहे हैं। तभी बोस एक स्लाइम को उनके ट्रक पर फेंक देता है, जो कि उनके ट्रक के अंदर चला जाता है। बोरी कहता है बोस अभी कुछ देर पहले तुमने क्या फेंका, ये उनके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए काफी है। जिसके बाद हम ड्यूड और आर्ची क्लास को देखते हैं, जो कि घायल डली होती है। ड्यूड क्लास का लड़का कहता है आखिर वो स्टूडेंट क्रॉसबो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? आर्ची क्लास की लड़की कहती है टीचर ने कहा था वो केवल कंपटीशन में भाग लेने के लिए आई है, इसीलिए वो एक स्टूडेंट बनने के काबिल है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं रीजेंट की बेटी होती है, जिसने कि वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। जिसके बाद हम लास्ट राउंड किंगडम की रिचेस को देखते हैं, जहाँ पर फॉर्जिंग क्लास और सभी लोग पहुंच गए होते हैं, और कैट वाले बंदे और आइसा को भी एक एक टोकन मिल गए होते हैं। और यहाँ फॉर्जिंग क्लास की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो बॉन्डी पोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी लोगों ने खुद के बॉन्डी पोज का इस्तेमाल करके खुद को गर्म रखा होता है। रेड कहता है कोई शक नहीं कि बॉन्डी पोज तुम्हें ठंड में मरने से बचाता है। मोडो कहता है रेड हेलीकॉप्टर तैयार करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम सभी यहीं ठंड से मर जाएंगे। और रेड ट्रांसफर स्कूल का यूज करके हेलीकॉप्टर को बना लेता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एली कहता है रेड ने फिर से कोई
मैजिकल चीज बना ली है। तभी रेड कहता है सभी पैसेंजर यहाँ आ जाए और वो सभी उस पर चढ़ने लगते हैं, पर नाइन नहीं बैठता। रेड कहता है क्या नाइन हमारे साथ नहीं आ रहा। मोटो कहता है उसने खुद को साबित करने जैसा कुछ कहा था। जिसके बाद हेलीकॉप्टर हवा में जाने लगता है, जो देख के पोस्टल क्लास के स्टूडेंट बहुत हैरान हो जाते हैं, आखिर ये क्या चल रहा है, हम तो हवा में हैं। इजाबेल भी सोचती है आखिर ये चीज और कैसे रही है। रेड कहता है सभी लोग शांति से बैठ जाओ, हम लोग चलने वाले हैं। तभी हम उस ब्लू स्लाइम को देखते हैं जो कि उनके साथ साथ यहाँ भी आ गया होता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रेड की नजर कहीं जाते हैं, क्या वो रेरेंस नहीं है। तभी रेरेंस भी उन्हें देख लेता है। ऐसा कहती रेरेंस काफी पावरफुल है, फिर भी वो हाथों से पहाड़ पर क्यों चढ़ रहा है। हाँ तुमने सही कहा, वो मैजिक का यूज क्यों नहीं कर रहा। तभी ऐसे हैरान होकर कहती है रुको कुछ गड़बड़ है। रेड कहता है क्या हो गया, और तभी उनका कनेक्शन कट जाता है। मैं कुछ भी क्यों नहीं देख पा रहा, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मैजिक टीचर का प्रोजेक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, अब हम कॉम्पिटिशन क्यों नहीं देख पा रहे। तुमने सही कहा, मैं तो पूरा कंपटीशन देखने का मौका मिलने वाला था, भले ही मौसम खराब क्यों ना हो। तभी कैसर कहता है किंगडम रिच का मौसम खराब है, लेकिन वो भी तो एब्सोल्यूट बेल्ट का हिस्सा है। तभी एक बंदा कहता है ये एब्सोल्यूट बेल्ट क्या है। कैसर कहता है एब्सोल्यूट बेल्ट एक रेयर ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जो कि किंगडम रिच की मून माउंटेन चोटी में होता है। एब्सोल्यूट बेल्ट के अंदर कोई भी अपनी बॉडी फोर्स का यूज नहीं कर पाता। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर वो माउंटेन पे कैसे चढ़ेंगे। कैसर कहता है अभी सब उनके एबिलिटीज पर निर्भर करता है। जिसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। किंग कहते हैं सोफी सास आपको क्या लगता है इस रेस को पूरा करने वाला पहला इंसान कौन होगा। सोफी सास कहता है रॉयल हाइनेस से तो केवल समय ही बताएगा। जिसके बाद पहला बंदा आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये सब क्या चल रहा है, सब बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये बंदा होता है सेप क्लास का 9 जिसे देख के उसकी क्लास उसे चेयर करने लगती है। टीचर मार्टिन सेप क्लास के टीचर से कहते हैं ओल्ड मैन आपने काफी अच्छा स्टूडेंट बनाया है, जिसके लिए सेप क्लास के टीचर उन्हें थैंक यू कहते हैं। यह 9 के टोकन बाहर आ जाते हैं, उसका टोटल स्कोर 30 होता है और ऑडियंस बात करने लगती है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सेप क्लास पहली बार कॉम्पिटिशन में भाग लेगी और इतना अच्छा करेगी। टीचर ऐसे कहते हैं 13.8 इतना भी खराब नहीं है और सोचने लगती है कि रेरेंस पहला क्यों नहीं आया, उसकी एबिलिटी के साथ तो उसे पहले आना चाहिए था। तभी दूसरा बंदा भी बाहर आ जाता है जो कि कॉम्बैट क्लास का एली होता है और इसके टोटल पॉइंट होते हैं 40, जो देख के ऑडियंस हैरान हो जाती है। 40 पॉइंट ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है वो चैंपियन बन जाएगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और लड़कियों से चेयर करने लगती है, वो लड़का कितना सुंदर है और सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। एली कहता है मैं जरूर चैंपियन बनूंगा। जिसके बाद अगला बंदा भी बाहर आ जाता है जो कि रेरेंस होता है, जिसे देख के लड़कियां पागल हो जाती है और उसे चेयर करने लगती है। पोस्टल क्लास की टीचर कहती है अभी तक सबसे ज्यादा वेलकम रेरेंस का ही हुआ है। तभी वो अपने पॉइंट जानने के लिए अपने टोकन रखता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इतने ज्यादा टोकन और उसके टोटल पॉइंट होते हैं 100 पॉइंट। क्या अभी भी कॉम्पिटिशन जारी रखने की जरूरत है। टीचर्स भी ये देख के हैरान हो जाते हैं, उसने तो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिसके बाद मैजिक क्लास और पोस्टल क्लास के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, जिनका स्कोर 10, 10, 20 और 10 होता है। और फिर टोल्स ब्रदर भी 13 पॉइंट के साथ अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद रीजेंट की बेटी भी अंदर आ जाती है। बोरी उसे देख के कहता है तुम आखिर यहाँ क्यों हो, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और उसके टोटल 20 पॉइंट होते हैं। जिसके बाद ड्यूटो आर्ची क्लास भी आ जाती है, जिनके 20-20 पॉइंट होते हैं। और फिर फॉर्जिंग क्लास से मोडो भी अंदर आ जाता है, जिसके 10 पॉइंट होते हैं। और उसके बाद कोई नहीं आता। टीचर मार्टिन सोचते हैं मोडो अकेला क्यों है, रेड और बाकी लोग कहाँ हैं। फॉर्जिंग क्लास भी हैरान होती है मोडो अकेला क्यों है, बाकी लोग कहाँ गए। तभी एली कहता है मोडो क्या हुआ, रेड कहाँ है। और ऐसा कहती है क्या सब कुछ ठीक है, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तभी बुरी कहता है वो लोग वापस नहीं आएंगे, अब केवल तुम्हें उनकी लाशें ही मिलेंगी। मोडो कहता है यदि तुम नहीं होते तो रेड कभी भी नहीं गिरता। यहाँ सोफी सास किंग से कहता है रॉयल हाइनेस कृपया मुझे कुछ समय के लिए जाने की अनुमति दे। किंग कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो। जिसके बाद सोफी सास नीचे आ जाता है, वो मोडो से कहता है मोडो क्या चल रहा है। जिसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ रेड का हेलीकॉप्टर पोर्टल के पास लैंड कर गया होता है। रेड कहता है तुम लोग आगे जा सकते हो, हमें अभी हेलीकॉप्टर से गोल्डन एलो स्टोन निकालने हैं। एली कहता है क्या तुम्हारे पास बहुत सारे नहीं है, तुम्हें अभी भी इन्हें निकालने की क्या जरूरत है। रेड कहता है मैं नहीं चाहता ये बर्बाद हो, इसीलिए मैं इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। और रेड सोचने लगता है अगर कोई इसे कॉपी करके बना ले तो चीजें खराब हो सकती हैं। और वो फॉर्जिंग क्लास से कहता है चलो शुरू करते हैं। तभी वहाँ स्लाइम से बनी एक बर्ड आ जाती है। ऐसा कहते हैं आखिर ये क्या चीज है। और हम देखते उसमें टोल्स ब्रदर होते हैं जो कि रेड को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। रेड कहता है आखिर तुम क्या प्लान बना रहे हो। और तभी उनका स्लाइम रेड के टोकन उनके पास लेके आ जाता है। बोनो कहता है हमें अपने टोकन देने के लिए धन्यवाद, हम इन्हें ले रहे हैं। और ये देख के रेड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, ये चीज मेरे बैग में कहाँ से आ गई। तभी वो लोग नीचे आने लगते हैं। मोडो कहता है रेड के टोकन वापस करो। बोरी कहता है काफी शर्मनाक है ना, अभी टोकन हमारे हो गए। तभी एली उन पे अटैक कर देता है, लेकिन वो स्लाइम की सील बना के बच जाते हैं। बुश कहता है एली तुम्हारा पंच काफी कमजोर है। और तभी वो स्लाइम एली पे अटैक कर देता है, लेकिन एली उसे डॉच कर लेता है। एली कहता है मैं अपना बॉडी फोर्स इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा कहते हैं हम एब्सोल्यूट बेल्ट में हैं, यहाँ पे हम अपने बॉडी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुश कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम सभी अब मेरे कब्जे में हो। लेकिन तभी कोई इसकी स्लाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बुश हैरान हो जाता है। और ये फॉर्जिंग क्लास होती है, क्या तुम दिन में भी सपना देख रहे हो। तभी वो उन पे फायर कर देते हैं, लेकिन बुश स्लाइम की सील बना के बच जाता है। तभी रेड कहता है ऐसा लगता है तुम भूल गए हो, फॉर्जिंग क्लास को बॉडी फोर्स की जरूरत नहीं होती। और वो एक रॉकेट लॉन्चर निकाल के फायर कर देता है। बुश स्लाइम की सील बना के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। बोरी गुस्से से कहता है तुम्हारे अंदर रॉयल्स को नुकसान पहुंचाने की बहुत हिम्मत है, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम अभी यहीं दफन हो जाओ। एली कहता है चलो देख लेते हैं, हम तुमसे डरते नहीं हैं। और रेड भी अगला रॉकेट फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। रेड
रेड कहता है अगर कोई बॉडी पोज इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फॉर्जिंग क्लास फायदे में है, तुम लोग यहाँ से निकलो, हम इसे संभालते हैं। ब्रूनो कहता है तुम में से कोई नहीं जा रहा और वो बहुत सारा स्लाइम निकाल के बाकी लोगों को जाने से रोकने लगता है। रेड कहता है एली जाओ, उनकी मदद करो, हम यहाँ संभालते हैं। एली कहता है ठीक है जल्दी आना, और वो उनकी मदद के लिए निकल जाता है और फॉर्जिंग क्लास उन पर फायर करने लगती है, लेकिन ब्रूनो शील्ड बना के उन सभी की गोलियों को रोक लेता है, तुम सभी लोग बेकार हो। पर तभी रेड उस पर अपना रॉकेट चला देता है जिससे ब्रूनो जैसे तैसे बच जाता है और तभी पूरी रेड पे अटैक कर देता है, मर जाओ। लेकिन एक तलवार उसके अटैक को रोक लेती है जो कि इजाबेल होती है। इजाबेल कहती है तुम हो जो मरने वाले हो, और उसके एक ही स्लैश से बुरी दूर जाके गिरता है और उसकी पावर देख के बुरी डर जाता है। उसके पास कोई बॉडी पोस्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी वो इतनी पावरफुल क्यों है। रेड कहता है यो भाई तुम क्यों नहीं चाह रही, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इजाबेल कहती है क्योंकि मुझे उनके टोकन चाहिए। जो सुन के रेड के पसीने छूट जाते हैं, तुम बहुत भयानक हो। यहाँ एली स्लाइम की दीवार तोड़ देता है और सभी लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी वो अपनी सारी स्लाइम को इकट्ठा करने लगता है, तुम सभी लोग मर सकते हो, और वो स्लाइम का एक बहुत बड़ा हथौड़ा बना लेता है। हमसे पंगा लेने का ये नाम है और वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इजाबेल रेड को हैमर से बचा लेती है और हथौड़े के कारण वो चोटी टूटने लगती है और वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। बोरी कहता है चलो चलते हैं, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वो लोग अभी भी गिर रहे होते हैं। मोड़ो कहता है मॉम मुझे नहीं लगता मैं आपका ख्याल रख पाऊंगा जब आप बूढ़ी हो जाएंगे। तभी इजाबेल उसे पकड़ लेती है, यो भैया तुम क्या कर रही हो। इजाबेल कहती है तो मैं ऊपर पहुंचा रही हूँ, और वो उसे ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वो रेड को बचाने के लिए उसे पकड़ लेती है। रेड कहता है बाकी सबको बचाओ। इजाबेल कहती है मैं तुम्हें भी ऊपर फेंक देती हूँ। तभी रेड देखते एक बर्फ का टुकड़ा इजाबेल की ओर बढ़ रहा होता है और वो इजाबेल को बचाने के लिए उसे नीचे कह देता है, जिससे बर्फ का टुकड़ा उसे लग जाता है, जिससे उसकी आंखें बंद होने लगती है। इजाबेल कहती है रेड जागो, लेकिन तभी वो देखती है कि वो सभी नीचे गिरने वाले हैं और वो सभी गिर जाते हैं। मोड़ो कहता है तो ये हुआ था, जो सुन के एली गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल नहीं बुरी तू कमीने। तभी टीचर मार्टिन भी वहाँ आ जाते हैं, क्या सच में रेड के साथ कुछ हुआ है। एली अपने बॉडी पोस्ट का यूज करते हुए कहता है मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, और उसकी तरफ चार्ज कर देता है, लेकिन तभी सोफी सास उसे रोक लेता है। टूर्नामेंट के अलावा तुम स्टूडेंट से मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे करने पे तुम्हें कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया जाएगा। एली कहता आप एक टूर्नामेंट की तुलना एक दोस्त से कैसे कर सकते हैं। तभी आयशा कहती है अरे देखो कोई बाहर आ रहा है, और ये रेड होता है जिसे इजाबेल बांध के लाई होती है। ये तो रेड और योबई है। तभी वो दोनों अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं, लेकिन टीचर डोना और टीचर ऐसी उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें देख के सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टीचर डोना कहते हैं क्या तुम इसे मून माउंटेन से इस तरह लेके आ रही हो। इजाबेल कहती ये बस एक छोटी सी घटना थी। टीचर ऐसे कहते हैं अगर तुम अकेले ही फाइनल राउंड को पार कर लेती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम इस यूजर्स नंबर को ढोके क्यों लेके आई। इजाबेल कहती वो यूजर्स नहीं है, वो मेरा, और तभी वो बेहोश हो जाती है। सोफी सास कहता है ये माउंटेन में अपना बॉडी फोर्स यूज करने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए इसे ठंड लग गई है, इन दोनों को मेडिकल रूम में ले जाओ। तभी इजाबेल के टोकन ग्लो करने लगते हैं जो कि 3 होते हैं, और इजाबेल भी जाग जाती है। उनमें से एक टोकन को पकड़ के इजाबेल कहती है रेड का टोकन है। टीचर डोना कहते हैं ठीक है तुम आराम करो, मैं इसे उस तक पहुंचा दूंगी, जिसके बाद पहला राउंड खत्म हो जाता है। सोफी सास कहता है पहले स्टेज के 5 राउंड खत्म हो गए हैं, पहले स्टेज के रिजल्ट आ गए हैं, 16 स्टूडेंट अगले राउंड में आगे बढ़ेंगे। इस राउंड में पहले नंबर पर टोल्स रेरिन 100 पॉइंट, सेकंड पोजीशन पे है एली 40 पॉइंट, और थर्ड में है नाइनाई 30 पॉइंट, और फोर्थ नंबर पर है, जिसके बाद सभी के नाम एक करके बोलने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रेड और इजाबेल मेडिकल रूम में जा रहे होते हैं। तभी रेड अपनी आंखें खोलता है और सामने इजाबेल को देख के दोबारा आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद हम एक रेगिस्तान में रेड को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, इस जगह में आने के बाद मैंने कभी कोला नहीं पिया है, कितना अच्छा होता अगर मुझे अभी इसका एक ठंडा ग्लास मिल जाता। और तभी उसके सामने कोला का एक ग्लास आ जाता है जो कि इजाबेल उसे कुछ इस हालत में दे रही होती है, जिसे देख के रेड खड़ा हो जाता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इजाबेल कहती है बेवकूफ मैंने बीच के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या तुम बीच में फरकोट पहनने की उम्मीद कर रहे थे। रेड कहता है बीच आखिर वो कहाँ है। इजाबेल कहती है मेरे साथ आओ, वो सब भी यही है, और वो उसे बीच में ले जाती है, चलो मिलके मजे करते हैं, जहाँ पे और भी स्टूडेंट और टीचर होती हैं, जिन्हें देख के रेड की हालत खराब हो जाती है। तभी इजाबेल रेड को पकड़ लेती है, जिससे रेड की हालत और भी खराब हो जाती है। तभी सभी लोग उसे पकड़ने लगती हैं और रेड जाग जाता है। हाँ ये उसका सपना होता है, और वो जैसे ही जागता है उसके सामने फॉर्जिंग क्लास के स्टूडेंट और टीचर होते हैं। रेड कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। टीचर मार्टिन कहते हैं तुम आखिरकार जाग गए। मोडो कहता है रेड क्या तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे। रेड कहता है टीचर वो आपका चेहरा, और हम देखते हैं रेड ने सोते समय उस पर पैर मार दिया होता है। टीचर कहते हैं चिंता मत करो मैं इसमें कुछ लगा लूंगा। रेड सोचता है कौन जानता था कि इतनी सारी लड़कियों से घिरा होना इतना डरावना होगा। मोडो कहता है एली और बाकी लोग पहले मिलने आए थे, लेकिन कल चूंकि सेकंड राउंड होना है उनके टीचर चाहते थे वो जल्दी वापस आके ट्रेनिंग करें। तभी उसे पता चलता है कि सेकंड राउंड के लिए उसका भी नाम है। रेड कहता है मैं अभी मौत को छू के टक से वापस आया हूँ, और वो चाहते मैं कल कॉम्पिटिशन में भाग लूँ। रेड कहता है खैर तुम लोग भी तो गिर गए थे, उसके बाद क्या हुआ था। मुझे बस इतना याद है कि मैं अचानक से गर्म हो गया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ मुझे भी कुछ भी याद
याद नहीं है। मुझे याद है हमारे पास एक मैजिकल सर्कल बन गया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। डैड कहता तो क्या कंपटीशन की शुरुआत में जो हमने साइन किए थे वो हमारी सेफ्टी के लिए थे। चलो इसकी चिंता न करे कि हम में से कौन नेक्स्ट राउंड में जा रहा है। हाँ तुमने सही कहा, अब सब कुछ मोडो और रेड पे निर्भर करता है। मोडो कहता जब हम पहाड़ से नीचे गिर रहे थे तब यूबी ने मुझे ऊपर फेंक दिया था, जिस कारण मैं अगले राउंड में पहुंच गया, जिसके बाद यूबी तुम्हें वहां से ले आई। डैड कहता हाँ यूबी वो कहाँ पे है। टीचर मार्टिन कहती यूबी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, अभी वो गार्डन में सोफी सास के साथ स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग कर रही है। जिसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं जो कि सोफी सास के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। सोफी सास कहता है ड्रोन ने तुम्हें काफी कुछ सिखाया है। और तभी वहाँ रेड भी आ जाता है। रेड कहता है तुम ठीक होने के तुरंत बाद ट्रेनिंग क्यों कर रही हो और तुम्हें कल भी कंपटीशन करना है, क्या हो गई तुमने खुद को चोट पहुंचा ली। खैर मैंने सुना है तुम मुझे ऊपर उठा के लेके आई थी। इजाबेल कहती है गलतफहमी मत पालो, मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे तुम सेकंड राउंड में पहुंच जाओ और मुझे एक अपोनेंट से कम लड़ना पड़े। और सोफी सास और एलिना उनकी बात सुन के सौंक हो जाते हैं। रेड कहता है तुमने सही कहा, लेकिन जब हम कंपटीशन में मिलेंगे तब मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। इजाबेल कहती है मैं तुम्हें ऐसे करते हुए देखना चाहती हूँ और इजाबेल वहाँ से चली जाती है। रेड कहता आखिर उसको क्या हो गया, इस बार मैंने क्या कर दिया जो वो मुझे इग्नोर कर रही है। तभी सोफी सास कहता है वही सच में जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, ऐसा लगता है वो सच में ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहती है। रेड कहता है बेशक मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। एलिना कहती यूवी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, हो सकता है वो आपके खिलाफ खड़े होने से बहुत खुश ना हो। रेड कहता है मैं समझता हूँ, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय है। सोफी सास कहता है तुम हमेशा बहुत अजीब बातें करते हो। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ, कल तुम्हारा पहला मैच है, तुम्हारा ओपोनेंट टोल्स ब्रदर है। रेड हैरान होकर कहता है क्या आखिर मैं पहला क्यों हूँ। सोफी सास कहता है मैच रैंडमली चुने गए हैं, जब इसके बारे में बताया जा रहा था तब तुम हॉस्पिटल में थे, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। रेड कहता है तो फिर ठीक है, पिछले राउंड में उन्होंने मेरे साथ जो भी किया था मैं इस बार उन्हें बताऊंगा कि असली बॉस कौन है। जिसके बाद हम अगले दिन अरीना को देखते हैं। हैंस कहता मुझे विश्वास नहीं हो रहा और जिन क्लास के 2 स्टूडेंट इस राउंड में भाग ले रहे हैं। रेड का क्लासमेट कहता है रेड ने इस राउंड के लिए बहुत सारी नई ड्राइंग बनाई है। जिसके बाद हम मोडो को देखते हैं। मोडो कहता आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैं तो बस कंपटीशन में भाग लेना चाहता था और बस फर्स्ट कैटेगरी खेलना चाहता था, किसने सोचा था कि मैं अगले राउंड में आ जाऊंगा। रेड कहता ज्यादा चिंता मत करो, जरा मुझे हमारे मैचअप पर नजर डालने दो, तो हमारा मुकाबला तीनों प्रिंस से है। मोडो कहता है रेड तुम्हारा मैच शुरू ही होने वाला है, क्या तुम्हें विश्वास है तुम उसको हरा दोगे। रेड कहता है मुझे लगता है मैं उनमें से हर एक से मुकाबला कर सकता हूँ, मेरे पास उन सभी को हराने का तरीका है, मैंने इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं। मोडो कहता है तो ऐसी बात है, हाँ बस देखो मैं उनकी कैसी हालत करता हूँ। जिसके बाद हम एली और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। एली कहता है रेड अब तक का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है जिससे मैं मिला हूँ, वो जरूर इस राउंड को आसानी से जीत जाएगा। ऐसा कहते हम बस आशा ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम सोफी सास को देखते हैं। सेकंड कैटेगरी के मैच शुरू होने वाले हैं। इसका पहला मैच होगा रिफाइनरी क्लास के टोल्स बोझ और फॉर्जिंग क्लास के रेड के बीच। एली रेड को देख के कहता है रेड ने तो खुद को पूरी तरह बदल दिया। ऐसा कहती हाँ उसके पास कुछ नई चीजें भी हैं। बोस कहता बच्चे ध्यान से देखो, अब तक तू हर बार बचने में कामयाब रहा है, लेकिन अब मैं तुझ पर और नरमी नहीं बरतूंगा। रेड अपने पेन को निकालते हुए कहता है चलो देखते हैं कौन क्या करता है। और हम देखते हैं उसके पेन में बहुत सारे अलग अलग स्टोन लगे होते हैं। जिसके बाद सोफी सास उनका मैच स्टार्ट कर देता है और वो रेड पर 2 कलर की स्लाइम से अटैक कर देता है, लेकिन रेड अपने पेन का इस्तेमाल करके एक बॉल बना के खुद को बचा लेता है और स्कोल निकाल के कुछ करने लगता है। यहाँ पर्पल स्लाइम लगने से उसकी दीवार गलने लगती है, जिसके बाद ऑरेंज स्लाइम के कारण एक बड़ा विस्फोट हो जाता है, लेकिन रेड को इससे कुछ भी नहीं होता और वो एक गन वाली व्हील चेयर बना लेता है और उस पर फायर कर देता है, लेकिन वो स्लाइम की सीढ़ी बना लेता है। पर रेड उस पर लगातार अलग अलग जगह से फायर कर रहा होता है, लेकिन बुश को कुछ भी नहीं होता और वो हंसने लगता है। अब हम कोई मून माउंटेन पर नहीं है, मैं यहाँ अपनी बॉडी फोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इससे मैं अपनी स्लाइम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और तभी वो रेड पे अपनी स्लाइम से अटैक कर देता है, लेकिन रेड एक बटन दबा के अपने चारों ओर एक सील बना लेता है, जिससे उसका अटैक बेकार हो जाता है और रेड की चेयर भी एक ड्रिलिंग मशीन में बदल जाती है। तभी वो अपनी चेयर को बुश की तरफ बढ़ा देता है और जाके उसकी स्लाइम से टकरा जाता है, लेकिन उसकी स्लाइम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बुश कहता है तुम मेरे स्लाइम बैरियर का कुछ भी नहीं कर सकते, इसका डिस्ट्रॉय होने का कोई भी चांस नहीं है। रेड कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हारी स्लाइम बैरियर को टारगेट कर रहा हूँ। तभी बुश की स्लाइम की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है और वो अपनी स्लाइम के साथ ही रिंग के बाहर जाने लगता है और बुश भी इसे समझ जाता है, तो वो मुझे रिंग के बाहर फेंक के हराना चाहता है, लेकिन तभी वो रिंग के बाहर आ जाता है और रेड एक बटन दबा के चेयर से निकल के रिंग के अंदर आ जाता है और तभी सभी लोग रेड को चेयर करने लगते हैं। ये लड़का तो काफी दिलचस्प है, आखिरकार फॉर्जिंग क्लास को एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मिला है। तभी रेड भी विनर की तरह अपना हाथ उठा लेता है। सब क्लास के टीचर कहते हैं टीचर मार्टिन आपने काफी अच्छा काम किया है और टीचर मार्टिन उन्हें धन्यवाद कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। टिंग कहते हैं ये लड़का तो सच में काफी अच्छा है। यहाँ एली और मोडो भी रेड को चेयर कर रहे होते हैं। एली कहता है रेड तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि मेरे भाई से उम्मीद थी। मोडो कहता है फॉर्जिंग क्लास जाओ हम जीतेंगे, जो सुन के रेड खुश होता है, लेकिन तभी एक स्लाइम उसका गला पकड़ लेता है जो कि अरीना की दीवार से चिपका होता है और उसमें बुश भी चिपका होता है। बुश कहता है तूने क्या सोचा कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा, ऐसा लगता है तुझे खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ रेड की हालत खराब होने लगती है, तभी वो अपने पेन का इस्तेमाल करके उसकी स्लाइम को जला देता है और स्लाइम भी इससे जल जाता है और रेड फ्री हो जाता है। वो हैरान होकर सोचता है आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता चला। रेड कहता तो मैंने ठीक अंदाजा लगाया था। बुश कहता तू क्या बकवास कर रहा है। रेड कहता फर्स्ट कैटेगरी के कुछ राउंड तुमने स्लाइम
स्लाइम की हेल्प से पार किए थे, लेकिन जब तुम रेगिस्तान में थे तब तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बॉस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आगे लड़ने के लिए अपनी ताकत बचा रहा था। रेड कहता है बकवास करना बंद करो, अभी कुछ समय पहले तुम्हारा स्लाइम चल गया था, इसका मतलब तुम्हारी स्लाइम की कोई कमजोरी है। वो आग से डरता है ना, जो सुन के बुस की हालत खराब हो जाती है। तभी मोडो कहता है रेड तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ रेड अपना स्कूल निकाल के कुछ बनाने लगता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन है, और वो क्राफ्टिंग करने लगता है, लेकिन तभी बुस उस पर अटैक कर देता है। क्या तुम कुछ बनाने का सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगा। और वो रेड के पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन रेड उसके अटैक से बच के एक डोम बना के खुद को उस पर कवर कर लेता है। तभी बुस उस पर भी अटैक कर देता है और अपने स्लाइम को उसके आर पार कर देता है। क्या तुम्हें फॉर्जिंग करने के लिए समय की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने से पहले ही मार दूंगा। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बहुत बुरा हुआ। किंग कहते तो क्या अभी सब खत्म हो गया। यहाँ बुस बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, उस डोम को तोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर रेड नहीं होता, जो देख के बुस हैरान हो जाता आखिर वो कहाँ चला गया। तभी रेड रिंग के दूसरी तरफ एक गड्ढे से निकलता है और चिल्लाने लगता है यहाँ मैं यहाँ हूँ, आखिर तू वहाँ कैसे चला गया। रेड कहता मुझे बस इतना कहना था कि जहाँ तुम हमला कर रहे हो बस मुझे उसके नीचे सुरंग खोदनी थी। बुस कहता है इस तरह बंदर की तरह इधर उधर भागना बंद करो, और उस पर अटैक कर देता है। रेड कहता है सब कुछ तैयार हो गया, चलो देखते हैं अब क्या होगा। और वो अपने पैन को जमीन पर रख देता है, जिससे बुस के चारों तरफ एक बैरियर बनने लगता है और बुस उस बैरियर पर ट्रैप हो जाता है। ऑडियंस से बंदा कहता है क्या ओपोनेंट को इस तरह रोका जा सकता है। यह बुस सोच रहा होता कि उसने ये सब कैसे किया। तभी उसे याद आता है तो क्या उसने तब ऐसा किया था, और वो चिल्लाने लगता है कमीने तूने शुरू से ही ऐसा करने का प्लान बना रखा था। रेड कहता है बेशक तुम्हें हराने के लिए मुझे शुरू से ही कुछ चीजें तैयार करने की जरूरत थी। यहाँ बुस उस बैरियर पर अटैक कर देता है। क्या तुझे लगता है ये चीज मुझे रोकने के लिए काफी है। रेड कहता है इसे तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मैंने इस बैरियर को रेड आयरन से बनाया है, और बेशक ये सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए नहीं है। वो पत्थर जिसके तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे कुछ स्पेशल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। बुस कहता है पत्थर के टुकड़े। तभी वो अपने पास बहुत सारे पत्थर देखता है जिनमें की टाइमर बॉम्ब लगे होते हैं, तो उस पत्थर का यूज फॉर्जिंग के लिए नहीं था, उसने ये सब पहले ही तैयार कर लिया था। और तभी टाइमर 0 हो जाता है, जिससे उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग देखने लगते हैं अब आखिर क्या होने वाला है। मोटो कहता है बहुत बढ़िया तुमने कर दिखाया, और ऑडियंस देख के हैरान हो जाते हैं क्या प्रिंस इतनी आसानी से हार गए। इस साल फॉर्जिंग क्लास सचमुच बहुत अच्छा कर रही है। उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम होने वाली है, वो रॉयल फैमिली के एक मेंबर को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद चीजें शांत हो जाती है और डोम से आवाज आना बंद हो जाती है। तभी हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मैजिक बॉल से सब कुछ देख रहा होता है। ये बच्चा मार्टिन से भी ज्यादा स्मार्ट है, ये फॉर्जिंग की असली पावर है, लेकिन प्रिंस इतनी आसानी से नहीं हारेगा। यहाँ दूसरी तरफ किंग थोड़ा सा हैरान होते हैं। सोफिसास कहता है रॉयल हाइनेस कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने से पहले सभी ने साइन किए थे कि वो अपनी मर्जी से इसमें भाग ले रहे हैं, ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, इसीलिए कॉम्पिटिशन के समय मौत होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंग कहते हैं हाँ आपने सही कहा। यहाँ रेड सोचता है ये सब लोग जानते हैं कि मैंने एक इंसान को मार दिया है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि फ्यूचर में ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस आदमी को तो मरना ही चाहिए था, लेकिन रीजेंट के साथ गलत होगा। जैसे ही मुझे एम्पायर के बाहर जाने का अधिकार मिलेगा मैं इसाबेल को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। सोफिसास इस राउंड के विनर के बारे में बताइए, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि बैरियर के अंदर से आवाज आने लगती है और वो टूटने लगता है, जो देख के रेड के पसीने छूटने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, क्या वो ब्लास्ट में नहीं मरा। तभी बैरियर टूट जाता है और उसे एक ड्रैगन बाहर निकलता है। तू एक चूहा होने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तूने मुझे मेरे ड्रैगन फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे नहीं लगा था तुझ जैसा बेकार इंसान जो बॉडी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता मुझे इतना ज्यादा परेशान करेगा। रेड सोचता है बिल्कुल नहीं, आखिर ये सब क्या चल रहा है, वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ऑडियंस भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है, वो तो एक ड्रैगन है। तो भी सास कहता है रॉयल हाइनेस मैंने पहले बैटलफील्ड में रीजेंट को इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि रीजेंट अकेला नहीं है जो इसे इस्तेमाल कर सकता है। रॉयल हाइनेस कहते हैं तुमने सही कहा, ये एक एबिलिटी है जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है, इसे स्पेशल रॉयल पावर कहते हैं। सोफी सास कहता है स्पेशल रॉयल पावर, अब आखिर ये क्या है। जैसा कि अभी सभी को पता चल गया है मुझे इसे समझाने दो। जब भी रॉयल फैमिली में कोई लड़का पैदा होता है उसे ड्रैगन लॉर्ड के पास ले जाया जाता है। रॉयल फैमिली के मेंबर ड्रैगन लॉर्ड के ब्लड से प्रिंस को जोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, और जिसे ड्रैगन लॉर्ड का ब्लड मिलता है वो ड्रैगन की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है और एक ड्रैगन और ह्यूमन का हाइब्रिड बन जाता है। तो क्या इसका मतलब रॉयल हाइनेस के पास भी एबिलिटी है। हाँ ये सही है, मेरे अंदर भी ड्रैगन का ब्लड है। ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम्हारी शरीर की बनावट और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, न केवल आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है बल्कि मजबूत भी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बॉडी फोर्स को पहले से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि वो हर एक इंसान की बॉडी फोर्स पर निर्भर करता है। सो भी साथ सोचने लगता है क्या इस तरह रेड तीनों प्रिंस को हरा पाएगा। बुश कहता है ये ब्लैक स्लाइम वो है जो यालू को ड्रैगन केव में मिला था, इसे ड्रैगन क्रिस्टल स्लाइम कहते हैं। इसे अपना खून पीने देने से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यालू सोचता है कई साल पहले मैं ड्रैगन केव में गया था, कहा जाता है कि वहाँ ड्रैगन आराम किया करता था, और यहीं पर मुझे कमजोर हालत में ब्लैक स्लाइम मिला और मैं इस पर रिसर्च करने के लिए इसे एम्पायर ले आया। मुझे पता चला कि उसके होस्ट के खून पर जिंदा रहता है, ये अपने होस्ट का खून पीने के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बुश के अंदर का ड्रैगन ब्लड स्लाइम की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसके अटैक और डिफेंस की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि मैजिक क्लास रिफाइनरी क्लास का एक बेहतर वर्जन है, लेकिन ऐसा लगता है रेड भी बुश के सामने नहीं टिक सकता। यहाँ रेड सोच रहा होता है इस तरह का ब्लास्ट उसे मारने के लिए काफी नहीं है, ऐसा लगता है मैंने अब तक जो भी किया है वो अब किसी काम का नहीं है। तभी वो मशीन गन बना के उससे बुश पर फायर कर देता है, लेकिन बुश को इससे कोई भी फर्क
नहीं पाता, कोशिश करना बंद करो, इस तरह का अटैक मुझ पे काम नहीं करेगा। और तभी वो रेड पे अटैक कर देता है और वो अटैक मशीन गन को तोड़ती है और रेड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रेड एक शील्ड बना के खुद को बचा लेता है। बस कहता है रेड आयन इस समय मेरे सामने बस कागज के जैसा है और वो उसे काफी आसानी से तोड़ देता है, लेकिन रेड उसके सामने एक लॉन्चर लेके खड़ा होता है और उस पर फायर कर देता है जिससे स्लाइम जैसा कुछ निकल रहा होता है। बस कहता है ये अजीब सी चिपकने वाली चीज क्या है। तभी रेड एक के बाद एक फायर करके उसे बुरी तरह चिपका देता है। रेड कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। तभी बुश के चारों तरफ बॉम्ब आके फट जाते हैं जिससे जमीन पर गड्ढा हो जाता है और बुश उस पर गिरने लगता है, लेकिन तभी वो सारी स्लाइम से फ्री हो जाता है। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। रेड कहता है इतने छोटे दिमाग के साथ तुम नहीं समझ पाओगे मैं आगे तुम्हारे साथ क्या करूंगा, और वो कुछ क्राफ्ट करने लगता है। बुश कहता आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। एली कहता है ये तो यूजलेस नंबर है जो कि मैं उसके लिए लेके आया था। कैट वाला बंदा कहता है यूजलेस नंबर, आखिर तुम इसे किस लिए लेके आए थे। यहाँ बुश रेड पर अटैक कर देता है पर रेड का काम भी पूरा हो जाता है जिससे बुश यूजलेस नंबर में बंद होने लगता है। बुश कहता है फिर से वही बेकार कोशिश और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक यूजलेस नंबर से टकराने के बाद बेकार हो जाता है। इसने मेरे अटैक को रोक दिया, आखिर ये क्या चीज है। और तभी बुश उसमें बंद हो जाता है। रेड कहता आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया, और हम देखते रेड ने एक माइक्रोवेव बनाया होता है। उसे देख के ऑडियंस बात करने लगती है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये चीज प्रिंस को रोक सकती है, ये तो एक नॉर्मल कंटेनर ही लग रहा है। बुश कहता अब ये मुझे परेशान करने लगा है, अब मैं इसके लिए ड्रैगन क्रिस्टल स्लाइम लॉन्च बना रहा हूँ। और वो उसे यूजलेस नंबर पर अटैक कर देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगता है, यहाँ तक कि रेरेंस भी इस मैजिक से नहीं बच सकता। तो ये बेकार बॉक्स क्या ही कर लेगा, लेकिन उसके अटैक से यूजलेस नंबर को कुछ भी नहीं होता। रेड कहता है कुछ भी करना बेकार है, तुम मेरे यूजलेस नंबर के माइक्रोवेव से नहीं निकल पाओगे। बुश कहता है यूजलेस नंबर, क्या तुम इसका इस्तेमाल फॉर्जिंग के लिए कर रहे हो। रेड कहता है मैंने कहा था ना मेरे पास तुम्हें हराने के लिए कुछ तरीके हैं। तभी मोडो कहता है मैं समझ गया, रेड ने सुरंग इसलिए खोदी थी जिससे वो यूजलेस नंबर को जमीन के नीचे डाल सके। टीचर मार्टिन हैरान होकर कहते हैं क्या रेड यूजलेस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। एली कहता कोई शक नहीं कि रेड चाहता था कि मैं उसके साथ लिम्बर फॉरेस्ट चलूं, यूजलेस नंबर को काटा नहीं जा सकता, इसीलिए उसने इसे जमीन से ही निकालने के लिए और फॉर्जिंग क्लास पहुंचाने के लिए कहा था। रेड कहता टोल्स बुरी, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कह के बेइज्जत किया था, स्वॉर्डमैनशिप की क्लास में तुमने मुझे यूजलेस नंबर कहा था। बोरी गुस्से से कहता वो बेब को, क्योंकि यूजलेस नंबर का यूज घर बनाने और चलाने के लिए नहीं किया जा सकता, तो मैं लगा ये किसी काम का नहीं है, मेरे पास बॉन्डी फोर्स नहीं है, इसीलिए मैं मैजिक क्लास और स्वॉर्डमैनशिप क्लास का भाग नहीं बन सकता। तुमने ये भी कहा था मैं एक बेकार इंसान हूँ, लेकिन तुम यूजलेस नंबर की असली पावर को नहीं जानते। ये इस दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है। आज मैं तुम सभी को बताऊंगा कि फॉर्जिंग का इस्तेमाल काउंटर अटैक के लिए भी किया जा सकता है। और तभी वो इलेक्ट्रिक स्टोन का यूज करके माइक्रोवेव को इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। यहाँ बुश कहता है नामुमकिन, यूजलेस नंबर मेरी इस फॉर्म की पावर के सामने नहीं टिकना चाहिए। तभी वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है, अचानक से गर्मी क्यों हो गई, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वो चिल्लाने लगता है ये बहुत ज्यादा गर्म है। बुश कहता है ये स्लाइम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे मांस को खाने लगा है, और वो उसे निकाल के फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है मुझे बचाओ मैं मरने वाला हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और मैजिक सर्कल काट करके गिर जाता है। ऑडियंस कहती है चीखें बंद हो गई, क्या वो मर गया। बुरी कहता बुश काउंटर अटैक करने का समय आ गया है, तुम इस बेकार इंसान से हार नहीं सकते। यालू सोचता है बिल्कुल नहीं, मेरे स्लाइम को अभी तक पॉपुलर होने का मौका नहीं मिला है, इसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है। तभी यालू कहता है रेड प्रिंस को जाने दो। रेड कहता है और आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, अगर कुछ हो गया तो तुम रीजेंट से क्या कहोगे। रेड कहता हमने टूर्नामेंट को शुरू होने से पहले ही साइन करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया था। यालू कहता लेकिन ये तो सिर्फ एक मैच है। रेड कहता अगर इसे मैच होता तो फिर आखिर जंगल में आग कैसे लगी और मून माउंटेन में हमारी जान किसने लेनी चाहिए, जो सुन के यालू की हालत खराब हो जाती है। लेकिन मोडो कहता तो जंगल में लगी आग तुम्हारा काम थे, ऐसा कहती लोगों की कर्म हम इस उनके पास वापस लौटते हैं। रेड आराम से बैठते हुए कहता है क्या होगा अगर ये आदमी मरने का नाटक कर रहा हो, मैं बदले में मरना नहीं चाहता जब तक कि सरेंडर ना कर दे। तभी पीछे से आवाज आती है क्या उसने कुछ समय पहले ऐसा नहीं कहा था, जिसका ऑरा महसूस करके रोबात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये तो वो है। इजाबेल भी इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रेड कहता अब आखिर ये कौन है। तभी उस पोर्टल से बुश निकलता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है और उसके साथ आता है स्कूल का प्रिंसिपल बेस्ली आंद्रे। आंद्रे कहते हैं नमस्ते रॉयल हाइनेस, मैं दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। आपका स्वागत है प्रिंसिपल, मैंने नहीं सोचा था कि आप टूर्नामेंट देखने आएंगे। रेड सोच रहे थे क्या ये इंसान रॉयल अकेडमी का प्रिंसिपल है, ऑडियंस भी उन्हें देख के हैरान हो जाती है क्या ये प्रिंसिपल है, मैंने सुना है कि उनकी उम्र 200 साल है, आखिर वो इतने जवान क्यों दिख रहे हैं। आंद्रे कहते मैं खुद को सबके सामने नहीं लाना चाहता था, मेरा प्लान तो स्टूडेंट्स को सीक्रेटली बचाना था, लेकिन ये राउंड काफी दिलचस्प था, माहौल काफी गर्म हो गया था। रेड सोचता है ये आदमी पक्का एक बेयरवुल्फ है, मुझे नहीं पता क्या ये रेजेंट के साथ काम करता है या फिर नहीं। तभी आंद्रे रेड का हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इस राउंड का बिना फॉर्जिंग क्लास का रेड है, जो सुन के ऑडियंस रेड को चेयर करने लगती है।
और कुछ लोग ये देख के काफी हैरान होते हैं, लेकिन मोडो काफी खुश होता है, हमारी क्लास जीत गई। सोफी साथ और टीचर मार्टिन भी इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी हालत देखने के लिए उसके भाई इसके पास आ जाते हैं और रेड पे चिल्लाने लगते हैं, कमीने तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद रेड इजाबेल की तरफ देखने लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। रेड सोचता है क्या वो मेरी जीत से खुश नहीं है। तभी आंद्रे उसके कंधे में हाथ रख के कहते तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ उसे ढूंढो। रेड कहता हाँ हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ यालू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कमीना। तभी टीचर मार्टिन कहते तुम एक टीचर की पोजीशन में रहते हुए किसी स्टूडेंट के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग कैसे कर सकते हो। हमारी फौजिंग क्लास किसी के मामले में दखल नहीं देती, लेकिन अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स को परेशान करेगा तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी आंद्रे वहाँ आगे कहते हैं चलो टीचर्स को आपस में लड़ाते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं प्रिंसिपल आप यहाँ। तभी सभी टीचर भी वहाँ आ जाते हैं। आंद्रे कहते हैं मैंने आप सभी को काफी लंबे समय से नहीं देखा। यालू सोच रहा होता है वो बूढ़ा तभी आता है जब उसकी मर्जी होती है। आंद्रे कहते हैं क्या मैं तुम्हें बूढ़ा दिखता हूँ, जिससे यालू की हालत खराब हो जाती है। यालू ड्रैगन क्रिस्टल स्लाइम एक बहुत खतरनाक प्राचीन जीव है, उसका खून पीना काफी ज्यादा खतरनाक है। तुमने ऐसी चीज को किसी स्टूडेंट को कैसे दे दिया, तुम्हें नहीं लगता इससे उनके शरीर का पूरा खून चूस लिया जाएगा। यालू डरते हुए कहता है मैंने पहले स्लाइम को पहले से बेहतर बना दिया है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आंद्रे कहते हैं मैं चाहता हूँ आप इसे उससे वापस ले लें। आप समझ गए ना, जिससे यालू डर जाता है। हाँ मैं समझ गया। तभी टीचर ऐसे कहते हैं मास्टर क्या आपको उस बुढ़िया के साथ नहीं जाना था, आप यहाँ किस लिए आए हैं। आंद्रे कहते हैं इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। टीचर मार्टिन कृपया अरीना को ठीक कर दें, मैं अभी भी नहीं जानता नहीं अपनी एबिलिटी के साथ क्या कर सकता है। सब क्लास के टीचर कहते हैं प्रिंसिपल प्लीज उसका मैच देखें।